हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्ट्रीम चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी को क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ाया जा रहा है। तो इस चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत मैंने आप सभी लोगों को जो प्रश्नावली 4.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। यदि आपने कोई क्लास अभी तक छोड़ दी है और करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो कि प्लेलिस्ट का लिंक होगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी क्लासें आपको क्रम से मिल जाएंगी। जो भी चैप्टर अभी तक पढ़ाए गए उन सारे चैप्टरों की क्लासें आपको क्रम से मिल जाएंगी, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये प्रश्नावली 4.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने कहा था इसके लिए आपको अलग से क्लास प्रोवाइड करेंगे हम। तो इस क्लास में आप सभी लोगों को इन तीनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे। आज की क्लास में इन तीनों प्रश्नों को ही केवल सॉल्व कराया जाएगा और आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके जो है इन क्वेश्चनों को हल कराऊंगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें ये बोला जा रहा है, ये आपकी एक्सरसाइज आपकी 4.3 है एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 हमने डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 4.3 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला क्या जा रहा है, देखिए बोला ये जा रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, दो पानी के नल हैं, एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अगर देखा जाए तो जब तक इस टाइप के प्रश्नों को आप पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। सबसे पहली बात तो ये, तो प्रश्न को आधा पढ़कर लगाने का कोशिश ना करें। जब तक प्रश्न को आप पूरा ना पढ़ लें, हम तो कहते हैं 2 बार पढ़िए तब लगाइए, तुरंत आप सवाल को लगा लोगे। अब यहाँ पर बात की कही जा रही है कि जो दो नल हैं उसमें से एक नल का जो व्यास है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब जैसे ये आपके पास एक नल है तो एक का व्यास जो है ये ज़्यादा है और एक नल जो है उसका व्यास थोड़ा कम है। तो जाहिर सी बात है बड़े व्यास वाले नल से पानी की मात्रा ज़्यादा निकलेगी, ये हौज को भरने में कम समय लेगा। और जो छोटे व्यास वाला नल है वो जो है पानी कम निकालेगा, इस वजह से इससे ये ज़्यादा समय लेगा कि नहीं लेगा। अब इस प्रश्न में एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। बोला जा रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो जो बड़े व्यास वाला नल है वो कितना समय लेता है उसको मान लीजिए, और जो छोटे व्यास वाला नल है वो क्या हो जाएगा 10 घंटा ज़्यादा लेगा क्योंकि उससे कम पानी की मात्रा निकलेगी। कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मानेंगे कि माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, क्या लेंगे भाई, लिया गया समय, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो x घंटे का समय लेता है। कितना भाई, x घंटे का। तब छोटे व्यास द्वारा, छोटे व्यास वाले है ना, छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, लिया गया समय। देखिए ये अगर x घंटे लेता है, चूंकि वो पानी ज़्यादा निकलेगा तो उससे 10 घंटा ज़्यादा समय लेता है छोटे व्यास वाला नल। तो ये आपका हो जाएगा x + 10 घंटा। बताइए इतनी बात तो क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय x घंटे है और छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय x + 10 घंटे है। तो मैं कहूँ कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो 1 घंटे में, ठीक है, हौज को भरने में कितना समय लेगा, तो हम 1 घंटे में निकालेंगे। ये पूरा समय 1 घंटे लेता है, लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा
1 घंटे में क्या निकालेंगे, 1 घंटे में भरा गया हौज। अब आप बताइए, पूरा समय वो x घंटा लेता है, ठीक है, तो 1 घंटे में हौज को कितना भरेगा, तो हम जो ये x है, जिसे देखिए ध्यान समझिएगा, x घंटे में वो हौज को भरता है, ध्यान से समझिएगा, तो 1 घंटे में निकालना, तो x मतलब हौज को ये भरता है x घंटे में, और हमें 1 घंटे में निकालना, तो x कहाँ चला जाएगा, 1 के बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज 1/x। इसी प्रकार छोटे व्यास वाले, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज। अब वो चूंकि इससे 10 घंटे ज़्यादा समय लेता है छोटा वाला, तो ये 1/x प्लस 10 घंटे हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी समझ में आई कि नहीं। अब प्रश्नानुसार क्या बात कही जा रही कि ये सबसे पहली लाइन पढ़िए इस प्रश्न की। इस प्रश्न में सबसे पहले लाइन में बोला गया कि दोनों पानी के नल एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। मैंने 1 घंटे का निकाल लिया, तब इसको जोड़ेंगे और इसको 1/x प्लस 10 को, ये हो जाएगा 1/, कितने समय में भर सकते हैं एक साथ, 1/9 सही 3/8। तो 1/, जो समय है वो लिखेंगे 9 सही 3/8, ठीक है ना। प्रश्न के अनुसार यही बात कही जा रही है। पहली लाइन को समझिए, पहली लाइन में यही बोला जा रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने समय में भरते हैं। दोनों का 1-1 घंटे का मैंने समय निकाल लिया और जोड़ के दिखा दिया समय के बराबर। अब इसको हल करेंगे, x प्लस 10 को 1 के साथ गुणा करेंगे, ये x प्लस 10 हो जाएगा, प्लस x का गुणा 1 से करेंगे, ये x हो जाएगा, और बटे में ये x का गुणा x प्लस 10 से हो जाएगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा, बराबर 1 में 8 9 72, 72 कितना हो जाएगा 75, और बटे में ये 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे हल करते हैं, देखते जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कोई चीज़ दिक्कत होगी तो मैं आप लोगों की वो दिक्कत सॉल्व करूँगा। देखिए x और x ये आपका हो जाएगा 2x और प्लस का 10 और बटे में x का गुणा x² प्लस x और 10 का गुणा ये हो जाएगा 10x, बराबर ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और बटे में 75। देखिए कैंची गुणा कर लेंगे हम, है ना। देखिए 75 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150x, और 75 का गुणा 10 से हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा। 8 का गुणा x से हो जाएगा 8x², 8 का गुणा 10 से हो जाएगा 80x हो जाएगा। अब x वाले एक तरफ कर लेंगे, सबको एक तरफ कर लीजिए, ये पूरा उठा के उधर ले जाइए, तो ये 8x² उधर पहले से ही है, प्लस का 80x उसको लिख लीजिए, इस 150x को उधर ले जाइए, माइनस का 150x, और इस 750 को उधर ले जाइए, माइनस का 750। अब इधर बच जाएगा 0, वो मैंने नोट कर लिया। बताइए समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 8x², है ना, और 80 से 150 हो जाएगा, माइनस का 70 बच जाएगा x, और माइनस का 750 बराबर 0। अब आप देखिए चाहें तो इनमें पहले कॉमन आप ले लीजिए। आप कॉमन कितना ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 4x², और ये आपका हो जाएगा 35x, और ये आपका 2 कॉमन लोगे, 2 3 6, 2 7 14, और ये कितना हो जाएगा 2 5 10 बराबर 0। 2 ये 0 के बटे में आएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये 4x² माइनस का 35x हो गया, माइनस 375 और बराबर 0। अब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं गुणनखंडी विधि से, तो जो x² का गुणांक होता है उस गुणांक को हम अचर संख्या से गुणा करते हैं, जो संख्या मिलती है उसको हम इस b के रूप में तोड़ते हैं। तो देखिए 4 का गुणा 375 से करेंगे तो 300 का गुणा 4 से करेंगे 1200 हो जाएगा, और 75 का गुणा 4 से करेंगे तो 75 दूना 150, चौको हो जाएगा 300, यानी 1500 हो जाएगा पूरा गुणा करने पर। तो ये आपका देखिए, तो ये आपका हो गया 1500, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 4 का गुणा 375 से किया तो हमें 1500 मिला। अब 1500 के हम इसे फैक्टर करेंगे कि 35 आ जाए, तो इसको हम देखिए पहले यहाँ पर 5 से काट सकते हैं, 5 3 15, ये 300 मिल जाएगा। फिर इसको हम किससे काट सकते हैं, 5 से, 5 छक्का 30, ये 60 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये 5 5 का गुणा 25 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। अगर हम 60 से 25 घटा दें तो माइनस का हमें 35 मिल जाएगा,
या आप एक काम कीजिए, पहले माइनस का लिख दीजिए 60x और प्लस का 25x लिख दीजिए। -60 से प्लस का 25 जाएगा, माइनस का 35 बच जाएगा, -375 बराबर 0। इन दोनों में आप 4x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 15 चौको 60 होता है। इसमें आप 25 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 25 एक कम 25 हो जाएगा और 25 पंचे 125 हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों में x माइनस 15 कॉमन ले लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 25 हो जाएगा बराबर 0। x क्या है? बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, और समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो जब आप यहाँ से x बराबर x माइनस 15 बराबर 0 दिखाओगे, है ना, तो x बराबर ये 15 आ जाएगा। और जब 4x बराबर देखिए 25 उधर जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, x बराबर -25/4 आ जाएगा। इसको आप अमान्य कर दीजिए। x बराबर 15 घंटा आपको मिला। x बराबर जो 15 घंटा आपको मिला है वो क्या है? वो बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय है। तो जब बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय 15 घंटा है, तो छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? 10 घंटे ज़्यादा, 15 और 10 25। तो छोटे व्यास वाले लिख लीजिएगा आप, छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, सब दोनों का अलग अलग समय निकालना था। तो x प्लस 10, x की वैल्यू 15 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा? 25 घंटे। बताइए भाई, प्रश्न समझ में आया कि नहीं समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिए आप, ठीक है ना। इसको यहाँ पर हम जो है फिर रफ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि ले लिया होगा। चलिए फिर इसको अब रफ करें। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इजी वे से मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा। अभी देखिएगा आप, ये तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन तो आप सभी लोग लगा लोगे अगर क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप समझ गए थे तो। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे मैंने आप लोगों को लगाना बताया था बिल्कुल वैसे लगाना है। देखिए, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। पहली बात तो मेरी बात समझिए, सवारी रेलगाड़ी की जो चाल है, ठीक है, उससे ज़्यादा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। तो आप देखिए, सवारी रेलगाड़ी की चाल मानिएगा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक एक्सप्रेस की, तो x + 11 हो जाएगी किसकी? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। दोनों द्वारा दूरी कितनी तय की जा रही है? मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। तो दोनों का अलग अलग समय निकाल लीजिए, प्रश्नानुसार कर लीजिए। बस देखिए आप क्या मानोगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मानना है, माना जो सवारी गाड़ी है, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल। तो सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल जो हो जाएगी वो मैं मान लेता हूँ कि x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, पर घंटा। तब प्रश्नानुसार बात कही जा रही है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल वो कितनी हो जाएगी? उसकी चाल जो है वो सवारी गाड़ी की चाल से कितनी ज़्यादा है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो ये आपकी हो जाएगी x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए, ठीक, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? जो सवारी रेलगाड़ी की चाल है और ये दूरी कितनी पहले तय करती है, इसको लिख लेते हैं एक बार। तो दूरी जो है, तय दूरी जो है वो टोटल है आपकी 132 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तब हम निकालेंगे सवारी रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की
दूरी तय करने में लगा समय। देखिए ये आपको थ्योरी तो लिखनी ही पड़ेगी, अगर आप ये थ्योरी नहीं लिखोगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। तो समय बराबर, मैंने सूत्र बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 132 और सवारी गाड़ी की चाल कितनी है x, तो 132 बटे x हो जाएगा। इसी प्रकार जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी वो थोड़ा तेज चल रही है, ठीक है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा भाई, यही सूत्र लगाएंगे, दूरी बटे चाल। दूरी तो 132 है किलोमीटर की एक्सप्रेस रेलगाड़ी भी करती है, लेकिन उसकी जो चाल है वो सवारी गाड़ी से कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो 132 बटे x प्लस कितना हो जाएगा, 11। बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब इतना अगर सभी को समझ में आ गया तो देखिए कितना हम यहाँ पर हलवा कर देंगे इस सवाल को। देखिए प्रश्नानुसार हमने दोनों का समय निकाल लिया अलग अलग। अब कुछ लोग पूछेंगे सर जी आप समय क्यों निकाल लिए दोनों का अलग अलग। देखिए इस प्रश्न में एक बात यहाँ पर यह कही गई थी कि 132 किलोमीटर यात्रा तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। समय की ही तो बात कही गई है ना, तो यहाँ पर हम दोनों के पहले समय लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे एक का समय सवारी गाड़ी का 132 बटे x, और एक तरफ लिखेंगे दूसरे का समय 132 बटे x प्लस 11। अब तुम बताओ ये तेज चल रही है कि नहीं चल रही। जब ये तेज चल रही तो ये समय क्या करेगी, कम लेगी, और ये धीमे चल रही है सवारी गाड़ी तो ये समय ज़्यादा लेगी। तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा हुई ना, और ये वाली वैल्यू कम हुई कि नहीं कम हुई। तो ये अगर वैल्यू कम हुई तो अगर इसमें एक जोड़ दें, क्योंकि 1 घंटा कम समय लेगी, कौन, ये कम समय लेगी क्योंकि ये तेज चल रही है, तो इसका समय कम है, तो इसमें एक जोड़ दे, बस दोनों का समय बराबर हो जाए। अब तो सवाल गलत होने के कोई चांस ही नहीं। इसको आप इधर ले आइए तो हो जाएगा 132 बटे x, ये आ जाएगा माइनस का 132 बटे x प्लस 11, और उधर बच जाएगा 1। इन दोनों में 132 आप कॉमन ले लो, ये आपका बच जाएगा 1 बटे x माइनस का 1 बटे x प्लस 11 बराबर 1। 1 के बटे में 1 मान सकते हैं, उसको हल कर लीजिए। 132 x प्लस 1 का गुणा 1 से हो जाएगा x प्लस 11 माइनस x का गुणा 1 से हो जाएगा x बटे में x, और x प्लस कितना हो जाएगा 11 बराबर 1 बटे 1। ये माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर 132 और गुणे में ये आपका ऊपर 11 बचा, और ये चीज़ उधर से गुणा हो जाएगी तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। हल कर लीजिए, इस संख्या को उधर लिख लीजिए, इसको इधर लिखिए। x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, x और 11 का गुणा 11x हो जाएगा, ठीक, बराबर ये 11 गुणे 32 उधर ले जाएंगे तो ये 132 गुणे 11 गुणा कर लीजिए। 11 दूना 22, 11 33 और 2 हासिल 35, और 11 कम 11 और 3, 35 में 3 हासिल आया था 14, 1452 आएगा। इसको इधर लाओगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 11x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 1452 बराबर 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि नहीं बताया है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर है ना थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर है, ठीक। देखिए भाई यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1452 के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे और लाएंगे 11 के रूप में। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6 है ना, 2 6 12, 2 3 6। 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। पहले काट लीजिए आप, 3 चौक 12, या आप 3 से ना कटे तो 7 से काट लीजिए। 7 से आप काटोगे या 11 से भी कट जाएगा, 11 से काट लीजिए। 11 कम 11 और 11 कम 11, फिर 11 से काट लीजिए, 11 कम 11। अब आपको 11 ही लाना है, ऐसे आपको जोड़ना घटाना है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 है ना, और 33। अच्छा देखिए भाई 2 दूनी 4 और 11 चौक कितना हो जाएगा 44, और 33। अगर 44 से 33 माइनस कर दे तो प्लस का 11 हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो अब आपको सभी को बात समझ में आ गई है। इधर रब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। देखिए भाई इसमें देखिए लैंग्वेज भी लिखना रहेगा, तो लैंग्वेज को भली भांत अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर,
इस 11 के स्थान पर लिख सकते हैं प्लस का 44x माइनस का 33x, ठीक है, और माइनस का 1452 बराबर 0, क्योंकि 44 से 33 घटाओगे तभी प्लस का 11 बचेगा। इन दोनों में आप x कॉमन ले लीजिए तो ये x प्लस 44 हो जाएगा। इन दोनों में माइनस 33 कॉमन लीजिए तो x प्लस 44 हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों में आप x प्लस 44 कॉमन ले सकते हो तो ये x माइनस 33 हो जाएगा बराबर 0। जब आप x प्लस 44 को 0 के बराबर दिखाओगे तो x बराबर माइनस 44 आ जाएगा, ठीक। और जब x माइनस 33 बराबर आप 0 दिखाओगे तो x बराबर ये आपका आ जाएगा प्लस का 33। x क्या था, मैंने अभी आपको सामने यहाँ पर लिखा था कि x सवारी रेलगाड़ी की चाल है। तो सवारी रेलगाड़ी की जो चाल आ जाएगी, सवारी रेलगाड़ी की ये औसत चाल थी, है ना, कि औसत चाल कितनी x मानी थे, x की वैल्यू कितनी आ गई 33 किलोमीटर प्रति आवर। तब एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी, एक्सप्रेस की 11 अधिक थी यानी 44 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। 33 में 11 जोड़ दीजिए बस। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो चलिए अब इसको रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। वैसे मैं प्रयास तो कर रहा हूँ आप सभी लोगों को सरल से सरल तरीके से कि समझा दूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए, कापी पेन साथ में लेकर बैठा करें। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक, तो समझने में आपको दिक्कत हो सकती है यदि आप पहली बार आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मैथ को बार बार पढ़िए, बार बार लगाइए, उतना ही आपको मैथमेटिक्स आएगी। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 वर्ग हैं भाई, ठीक, और 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया है और उनके परिमापों का अंतर दिया गया है। जाहिर सी बात है, परिमापों का अंतर दिया तो एक वर्ग बड़ा होगा, एक वर्ग छोटा होगा, तो हमको दोनों की अलग अलग भुजाएं माननी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर भाई 11। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। मान लेते हैं माना बड़े वर्ग की भुजा x मीटर है तथा छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर, ठीक है। प्रश्नानुसार काम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, जो प्रश्न बोलेगा वही बोलेंगे। तो ये बोला जा रहा है कि दोनों, क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो अगर बड़े वर्ग की भुजा x है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x स्क्वायर, छोटे वर्ग की भुजा y है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी y स्क्वायर। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो 468 मीटर स्क्वायर है। पहली समीकरण ये हो गई। तथा दूसरी बात ये बोली जा रही है कि दोनों के परिमापों का अंतर, पहला वर्ग जो है उसकी भुजा x है तो परिमाप 4x हो जाएगा, दूसरे वर्ग की भुजा y है तो परिमाप 4y हो जाएगा। इनका जो अंतर है वो कितना है आपका 24 है। इन दोनों में आप 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई बराबर 24 मिल जाएगा, 4 छंग ये 24 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर आपको 6 मिल जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 को हल करके आपको दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 6 दिखाएंगे तो x बराबर 6 प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। जो ये x का मान आया है इसको उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान कहाँ पर रखने पर भाई, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितनी है, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितनी है आपकी 468। x बराबर कितना दिया गया है 6 प्लस वाई, तो x के स्थान पर रखेंगे 6 प्लस वाई, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि x स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। बात समझ में आ रही है, हमको हल करके x और y का मान निकालना है। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 6 यानी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर। 468 इधर लाएंगे, माइनस का 468 हो जाएगा, उधर आपका 0 बचेगा।
वाई स्क्वायर 2y² हो गया, 12y लिख लेंगे, और माइनस 468 प्लस का 36, तो 468 से हमें घटाना है 36, ये 2 बचेगा, 46 से 3 गया 43 बचेगा। क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 432 बचेगा बराबर 0। बात समझ में आई। आप क्या करेंगे, दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, ये y² प्लस का 6y बचेगा, ये 2 दूनी 4 और ये 16 दूना 32, ये आपका बच जाएगा। 2 आ जाएगा 0 के बट्टे में, समीकरण मिल जाएगी y² प्लस का 6y माइनस का 216 बराबर 0। ठीक है ना। अब इस समीकरण को हम गुणनखंडी विधि से हल करें चाहे जाहे से हल करें, कुल मिला के हमें y का मान चाहिए, और y का मान धनात्मक आना चाहिए क्योंकि भुजा की लंबाई है यानी, और भुजा की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ पर 216 के हम इससे फैक्टर करेंगे। देखिए y का गुणांक कितना है, y² का 1 का गुणा 216 से 216 के फैक्टर करेंगे 6 के रूप में, 2 कम 2 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 पंची 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27। ठीक है, हमें 6 लाना है। तो ध्यान दीजिएगा 6 कैसे आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 हो गया, या 9 दूनी 18 हो गया, 2 दूनी 4 3 12, 12 18 हो जाएगा। देखिए ये y² हो जाएगा प्लस का 18y कर लीजिए, माइनस का 12y कर लीजिए, माइनस का 216 बराबर 0। देखिए 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 4 3 12, और ये 9 दूनी 18, 18y से अगर माइनस का 12y जाएगा प्लस का 6y बच जाएगा। इन दोनों में आप चाहो तो y कॉमन ले लो तो ये y प्लस 18 हो जाएगा, और इन दोनों में माइनस y 12 कॉमन ले लोगे तो ये y प्लस 18 हो जाएगा बराबर 0। दोनों में y प्लस 18 कॉमन मिल जाएगा, ये y माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। जब y प्लस 18 0 के बराबर दिखाओगे तो y बराबर माइनस 18 आएगा, और y चूँकि भुजा है वर्ग की तो ऋणात्मक वैल्यू तो नहीं लेना है, तो इसको छोड़ो। जब आप y माइनस 12 बराबर 0 दिखाओगे तो y बराबर प्लस का 12 आएगा। y क्या थी, y थी छोटे वर्ग की भुजा। ठीक है, अब देखिए y का मान उठा के आप यहाँ पर लिख दीजिए इस समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहीं पर लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम जानते हैं कि x बराबर कितना है, 6 प्लस वाई है, तो 6 प्लस वाई की वैल्यू कितनी 12, ये आपकी आ जाएगी 18। ठीक है, मीटर मानी तो मीटर लिख दीजिए आप, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में था। तो y छोटे वर्ग की भुजा हो जाएगी 12 मीटर, और बड़े वर्ग की भुजा हो जाएगी 18 मीटर। बताइए किसी को कोई दिक्कत? इन 3 क्वेश्चनों को मैंने इस क्लास के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं प्रयास करूंगा कि उस पर आप लोगों को दोबारा एक वीडियो जो है अपलोड कर दूं। फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आप दोबारा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।